नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ, कपास विकास और अनुसंधान संघ के स्वर्ण जयंती समारोह का किया उद्घाटन। कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कपास की उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने की है जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थी को लिखा पत्र। पक्के घर को बताया बेहतर कल की बुनियाद। कहा, सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कर रही है काम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में शुरू हुआ कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR निदेशकों के 2 दिवसीय सम्मेलन। वैज्ञानिकों से जलवायु परिस्थितियों की चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार आधारित शोध पर दिया गया जोर। हरियाणा सरकार किसानों को ढेंचा बुआई कर हरी खाद के रूप में उपलब्ध कराने पर कर रही है काम। ढेंचा बीज लाने के लिए किसान 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ, कपास विकास और अनुसंधान संघ के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने CTCDRA परियोजना क्षेत्रों में उत्कृष्ट कपास वैज्ञानिकों और किसानों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने इस कार्यक्रम में एक कॉफी टेबल बुक मिलेनियल शेड्स ऑफ कॉटन का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने सभी हितधारकों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत में कपास की उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। विश्व के अन्य प्रमुख कपास उत्पादकों की तुलना में भारतीय कपास की कम उपज पर चिंता व्यक्त करते हुए नायडू ने कहा कि बेहतर शोध के माध्यम से और सर्वोत्तम तरीकों को अपनाकर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। नायडू ने भारतीय सूती वस्त्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और हमारी पारंपरिक ताकत का लाभ उठाने, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और कपास उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का आह्वान किया। कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़े रोजगार देने वाला कपड़ा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए नायडू ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार, मशीनीकरण बढ़ाने, कपड़ा श्रमिकों को कुशल बनाने और छोटी फार्मों को हाथ लगाने पर जोर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुधीर कुमार जैन को पत्र लिखकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा, मकान केवल ईंट सीमेंट से तैयार ढांचा नहीं, बल्कि इससे हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। घर की चार दीवारी हमें सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, साथ ही हमारे अंदर एक बेहतर कल का भरोसा और विश्वास भी जगाती है। सुधीर को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आपके अपने घर का सपना साकार हुआ है। इस उपलब्धि के बाद आपके अंदर जो संतोष का भाव है, उसका आभास पत्र में आपके शब्दों से सहज हो जाता है। आपके परिवार के गरिमापूर्ण जीवन और दोनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये घर एक नए आधार की तरह है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि सरकार जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं के जरिए देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के ईमानदार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुधीर को लिखे पत्र में कहा कि उन जैसे लाभार्थियों के जीवन में आए ये यादगार पल ही उन्हें राष्ट्र की सेवा में बिना थके, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं।
सहकारिता नीति पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का दिल्ली में मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि देश के विकास में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश की मजबूत बुनियाद है जिस पर बड़ी इमारत बनानी है और बाधाओं को नए प्रावधान बनाकर हटाना है, और ये तभी होगा जब इस पर सरकारी नीतियां बने। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को आज के समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा, स्थिरता को दूर करना होगा, बदलाव लाने होंगे, पारदर्शिता लानी होगी, तभी छोटे से छोटे किसान का भरोसा हम पर बढ़ेगा। आज की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाली, सभी जरूरियातों को पूरा करने वाली समग्रता से एक सहकारी नीति बनाई जाए। और मुझे लगता है कि 8-9 महीने के समय में हम एक संपूर्ण अद्यतन सहकारी नीति देश के सामने रख पाएंगे, जो पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी सहकारी समितियों के जरूरियातों को एड्रेस करेगी और एक ऐसा वातावरण की निर्मित करेगी जिससे सहकारिता का विस्तार, इसके अंदर नए नए आयाम जुड़े, नए नए क्षेत्र जुड़े। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज देश भर में कई कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं। गांव-गांव में आज कोऑपरेटिव्स की उपस्थिति है। देश में लगभग आज 8,55,000 कोऑपरेटिव अच्छे चल रहे हैं। 8,55,000 कोऑपरेटिव, 1,77,000 क्रेडिट सोसाइटीज चल रही है। अन्य 7 लाख सहकारी समितियां चल रही हैं। 17 राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ हैं। 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। 63,000 से ज्यादा एक्टिव पैक्स हैं। पैक्स के अंदर समाहित गांव लगभग सारों को समाहित कर लिया गया है और 12 करोड़ से ज्यादा रीच है हमारी, 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य है और लगभग 51% गांवों में आज कोऑपरेटिव की प्रेजेंस बनी हुई है। अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण विकास और गरीब के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक मॉडल बनाने में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लगभग 100-125 साल का कालखंड सहकारिता का भारत में प्रादुर्भाव होने से हो गया और ये 100-125 साल की यात्रा में एक तो गौरवपूर्ण योगदान भी सहकारिता का रहा, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास और गरीब व्यक्तियों को रोजगारी देने में, सम्मानपूर्वक वो उनका जीवन जी पाए, ऐसा एक आर्थिक मॉडल बनाने में कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा रोल रहा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR निदेशकों के 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में मौजूद ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने वैज्ञानिकों से जलवायु परिस्थितियों की चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार आधारित शोध की महत्ता को रेखांकित किया। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और ICAR निदेशकों के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में आयोजित इस सम्मेलन का मकसद कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान को उद्यमी बनाना, किसान का आमदनी बढ़ाना, खेती को टिकाऊ करना और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसानों का जो समस्या है, जो रिस्क से है, उसको कम करना। कार्यक्रम में मौजूद कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने कहा कि युवाओं में शिक्षा के साथ कौशल दक्षता की भी जरूरत है। हमारा जितना भी
अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स है, अभी वो सारा रिविजिट किया गया, सारा हम लोगों ने रीचेंज किया है, उसको चेंज किया है और उसको हम स्किल ओरिएंटेड बना रहे हैं। उसके अलावा भी जो हमारे फॉर्मल डिग्री कोर्सेज हैं, उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है। इस मौके पर भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. मित्तल ने कहा कि कृषि शिक्षा के स्तर में सुधार पर हमारा ध्यान है। हम लोग ICAR के साथ में मिलकर काम करते हैं। जो भी समय समय पर हमारी समस्याएं होती हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऐसी समस्याएं जो एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कंसर्न करती हैं, उनको सबको हम मिलकर अपनी डिस्कस करते हैं। इस मौके पर ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर R.C. अग्रवाल ने नई शिक्षा नीति को कृषि छात्रों के कौशल विकास के लिहाज से उपयोगी बताया। इसके लिए भी एक हमने रूपरेखा तैयार की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस नई शिक्षा नीति के हिसाब से शिक्षा प्रदान करें। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से कैसे लिंक करें, वो भी हम इसमें सारा का सारा समावेश कर रहे हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसका कैसे क्रियान्वयन हो, तो उसके क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार करके सभी राज्यों को भेजा है और उसी के संदर्भ में आज डिस्कशन का मुख्य बिंदु है। कार्यक्रम में मौजूद स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.P. सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हमने युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनाया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति को लेकर, और इसको जो वाइस चांसलर्स हैं हम लोग, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, कृषि शिक्षा प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कृषि शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, KVK और FPO के साथ स्किल काउंसलिंग के समन्वय से कैसे कृषि क्षेत्र में कौशल युक्त नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी विशेषज्ञों ने चिंतन मनन किया। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ICAR के निदेशकों के सम्मेलन में एक और जहां भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने की पहल की गई, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देकर किसानों और युवाओं के कल्याण को लेकर भी चिंतन मनन किया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ मैं OP यादव, दिल्ली। और हरियाणा सरकार ने रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग हो तथा कृषि मृदा बनाए रखने के लिए किसानों को ढेंचा बुआई कर उसे हरी खाद के रूप में एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाने की योजना क्रियान्वित की है। ढेंचा बीज प्राप्त करने के लिए किसान आवेदन 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि अब किसान ढेंचा बीज की खरीद के लिए 25 अप्रैल तक विभाग की वेबसाइट एग्री हरियाणा पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 35,000 क्विंटल ढेंचा का बीज वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और एक किसान अधिकतम 120 किलोग्राम बीज प्राप्त कर सकता है। किसानों को खरीफ मौसम के दौरान ढेंचा बीज उपलब्ध करवा रही है। इस पर किसानों को 80% अनुदान भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार ढेंचा बीज खरीदने के लिए किसान को मात्र 20% राशि का भुगतान करना होगा। योजना के लिए आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट एग्री हरियाणा पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर उसकी रसीद, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 या अपने संबंधित उपमंडल कृषि एवं किसान कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। रेतीले धारों की धरती राजस्थान में बदलती जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा जल संरक्षण तकनीक पर शोध करने के साथ युवाओं को कौशल दक्षता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस विषय पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर R.P. सिंह से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। राजस्थान में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के मामले में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। अभी हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.P. सिंह मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस तरह विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ बच्चों और किसानों के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय डेजर्ट एरिया में स्थापित है। रेगिस्तान में किस तरह कृषि क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन मुख्य चुनौती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी चुनौती। मैं जैसे इसमें आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के 203 विकास खंड ऐसे हैं
जो डार्क जोन में आते हैं, हमारा जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारा श्री गंगानगर का अनुसंधान केंद्र है। टपक सिंचाई और फुहारा सिंचाई माने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंग इरिगेशन को लेकर प्रोजेक्ट है, बहुत दिनों से उस पर काम चल रहा है। हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो उसमें 60 से 70% जल की बचत होती है, और स्प्रिंकलर से बात करें तो 20 और 25% पानी की बचत होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बीकानेर का जो अनुसंधान केंद्र है, उसमें खारे पानी को लेकर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्किल ओरिएंटेड शिक्षा के मामले में विश्वविद्यालय का क्या योगदान है ताकि युवा रोजगार भी करें और कारोबार भी करें? हमारा जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ से हमारे जो स्टूडेंट्स 2000 से स्टार्ट है, 500 विद्यार्थी अभी तक निकले हैं। उसमें हम कौशल विकास को लेकर बहुत चिंतित हैं, और हमारे जो विद्यार्थी वहाँ से स्टार्टअप भी शुरू किया है। एक अभी होशंगाबाद मध्य प्रदेश के विद्यार्थी ने स्टार्टअप शुरू किया है, और सरकार ने उसको भी 15 लाख रुपए दिया है। ऐसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट जो कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, तो वहाँ से एंटरप्रेन्योर निकली हैं जो बाजरा के प्रोडक्ट, खाखरा, जो वहाँ की लोकल फसलें हैं, लोकल उत्पाद है, उससे ये कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बाकी अन्य विषयों को लेकर जैसे जैविक खेती है, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, उसको लेकर, पानी की बचत को लेकर, और पशुओं को लेकर, ये बहुत सारे हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कौशल विकास में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो निश्चित ही कौशल विकास इस समय बहुत ही विश्वविद्यालयों के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसमें विद्यार्थी भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये थे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय में न केवल कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि युवाओं और किसानों के लिए कौशल युक्त शिक्षा देकर उन्हें हुनरमंद बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ मोपी यादव, दिल्ली। और देश भर की मंडियों का क्या है भाव, आइए नजर डाल लेते हैं। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,40,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं मूंगफली की बुआई पर नजर डालें तो रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 9,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 5,27,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर था। और आइए अब देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान।
आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए यूरिया का 2% घोल बनाएं और उसे पेड़ पर छिड़क दें। इस मौसम में मिलीबग का खतरा रहता है। ये कीट नई कोंपलों, फूलों और फलों का रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाता है। बचाव के लिए 700 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 70 EC को 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। साथ ही नीचे गिरे या पेड़ों पर चढ़ रहे कीड़ों को इकट्ठा करके जला दें। घास को भी साफ कर दें। तीला कीट भी आम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर फूल पर ये कीट नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा छिड़कें। आम की डासी मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनोल ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। अमरूद के बागों में अप्रैल के दौरान सिंचाई ना करें। फूलों को तोड़ दें ताकि फल मक्खी उनमें अंडे ना दे पाए। अमरूद में उकठा और काला वर्ण फल गलन या टहनी मार बीमारी का खतरा है। रोकथाम के लिए खेत को साफ सुथरा रखें। ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए और जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। हाल ही में रोपे गए आंवले के बागों में गर्मियों के दौरान 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। पौधों के बड़े हो जाने पर मई और जून में एक बार पानी जरूर दें। फूल आते समय किसी भी तरह से पानी नहीं देना है। सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है। अप्रैल में पपीते की नर्सरी लगाने का काम भी किया जा सकता है। केले के हर पौधे में 25 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटाश गुड़ाई करके मिट्टी में मिला दें। अंगूर में 1 साल के पौधे के लिए 50 ग्राम नाइट्रोजन और 40 ग्राम पोटाश देना है। 5 साल या इससे ज्यादा उम्र के पौधों में 250 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम पोटाश का इस्तेमाल करें। लीची के बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसमें फल छेदक की रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को पोरबंदर के माधवपुर घेड़ मेले में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने माधवपुर मेला और संस्कृति को विश्व फलक पर प्रसिद्ध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% लोगों को कोविड रोधी हमला टीका लगाने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। 85% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एकीकृत पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किए बिना एक ही जगह पर शिरकत कर सकेंगे और उसका समाधान पा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम की अनुमति देने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि छात्र एक ही विश्वविद्यालय या विभिन्न विश्वविद्यालयों से एक साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।